नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं श्याम सुंदर। केंद्र सरकार ने सोमवार को अहम फैसला लेते हुए लगभग 21 लाख पूर्व फौजियों की एक रैंक एक पेंशन की मांग को मान लिया है। इस फैसले को लागू करने के लिए सरकार को हर साल 2300 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करने होंगे। इस फैसले के मुताबिक रिटायर्ड सैनिकों की पेंशन में असमानता को खत्म कर दिया जाएगा। पूर्व सैनिकों की इस मांग के पीछे के तर्कों और सरकार के फैसले के क्या परिणाम या प्रभाव होंगे, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल अफसर करीम हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके अलावा नवभारत टाइम्स से वरिष्ठ पत्रकार रंजीत कुमार जी हमारे साथ हैं और पूर्व रक्षा सचिव अजय प्रसाद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अफसर करीम साहब, आप ही से इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। सरकार ने ये जो फैसला लिया, एक बड़ा स्ट्रगल चला है पूर्व सैनिकों का। उन्होंने अपने मेडल्स वापस तक कर दिए। राज्यसभा की पिटीशन कमेटी जो है उसने अपनी रिकमेंडेशंस दी। उसके बाद कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बनी। सरकार ने अंततः इस मांग को मान लिया है। आपको लगता है कि ये जो बहुत पेंडिंग मांग थी, अब एक तरह से सेटिस्फैक्ट्री कदम उठाया है सरकार ने? नहीं, ऑन प्रिंसिपल तो ज़रूर सेटिस्फैक्ट्री कदम उठाया है, एक शुरुआत की है जी। लेकिन जहाँ तक रिएक्शन है पुराने सैनिक्स का, कुछ उसमें सेटिस्फाइड नहीं लोग, वो क्लैरिटी नहीं है इसमें इतनी कि क्या चीज़ एग्जैक्टली होगी जी। तो ये अभी छोटा सा नोटिफिकेशन निकला है जी। लेकिन प्रिंसिपल अगर फॉलो करते हैं कि ये जो पेंशन बढ़ाई गई है 206 के बाद, ये इसीलिए बढ़ाई गई कि महंगाई बढ़ती गई और उसमें उस पेंशन में आदमी नहीं रह सकता या फैमिली नहीं रह सकती, तो वही रूल तो हर एक आदमी को लागू हो सकता है जो पहले रिटायर हुआ, वो भी इसी माहौल में रह रहा। जी। तो अगर उसको भी वही पेंशन मिल जाती है और उसी पे के मुताबिक जिसको 206 के रिटायरमेंट के बाद, तब तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दूसरी बात है, इसमें जो निकला है, इसमें एक जगह तो निकला है ओआर और जेसीयूज के बारे में, जी। कहीं ऐसा मेंशन है ऑफिसर्स के बारे में, ये क्लियर नहीं है कि कितना मेंशन है। जी। दूसरी बात है, प्रोस्पेक्टिव जो दिया है वो कब से है और क्या है वो नहीं क्लियर है। जी। और ये सब बातें क्लियर होने के बाद और फाइन प्रिंट पढ़ने के बाद ज़्यादा फैसला किया जा सकता है कि ये पूरी मांगें जो उन्होंने पुटअप की थी वो पूरी हो गई या कितनी कमी रह गई। रंजीत कुमार जी, क्लैरिटी की ज़रूरत है, अभी अफसर करीम साहब कह रहे हैं। निश्चित तौर पर जनरल साहब ने सही कहा है, लेकिन कैबिनेट ने जो कल रात फैसला दिया है, सोमवार की रात को, उससे मेरे ख्याल से जो पूर्व सैनिक हैं उनको काफ़ी संतुष्ट होना चाहिए। हालांकि जो उनकी मांग थी 1 रैंक 1 पेंशन की 100% नहीं मानी गई है, लेकिन मोटे तौर पर उस सिद्धांत को मान लिया गया है, जिससे उन्हें खुश होना चाहिए। हो सकता है कि इसके आधार पर भविष्य में उनके हक में कोई फैसला जाए, लेकिन यह जो पेंशन के बारे में सरकार ने फैसला किया है, इससे जो पुराने सैनिक हैं, 2006 के पहले रिटायर करने वाले सैनिक हैं, हम कह सकते हैं कि जो 1960 में जिन सैनिकों ने रिटायर किया, उनके उस समय उनका वेतन भत्ता शायद 200-300 रुपये का होगा और तब उसी आधार पर उनको पेंशन आज तक मिल रही है। और आज के जो सैनिक वेतन पा रहे हैं, तो अगर उनमें कोई समानता आती है तो उनके लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी। जी। अजय प्रसाद जी, आपके पास आना चाहेंगे। हमारे दोनों ही मेहमान ये कह रहे हैं कि इन प्रिंसिपल सिद्धांततः है सरकार का ये अहम कदम है और जो नाराजगी थी पूर्व सैनिकों में 1 पेंशन 1 रैंक के मुद्दे को लेकर, उसमें उस पर काफ़ी हद तक उनकी शायद मांग पूरी हुई है, लेकिन अभी भी एक तरह की क्लैरिटी की ज़रूरत हमारे दोनों ही मेहमान बता रहे हैं। जी हाँ, मैं इस विचार से जो जनरल करीम और रंजन कुमार जी ने जो विचार रखे उनसे मैं सहमत हूँ। देखिए, अभी सरकारी विज्ञप्ति पूरी जब होगी और उसमें आज लिखा है कि प्रोस्पेक्टिव डेट से इसको इशू किया जाएगा, तो जब इसके पूरे डिटेल विस्तार में इसका पता चलेगा कि क्या है और उसका अध्ययन करने के बाद ही हम ये कह पाएंगे कि क्या समान रैंक समान पेंशन की मांग जो है वो पूरी हुई है ये नहीं। मेरा ये विचार है कि इसमें अभी पूरी तरह से ये मांग नहीं मानी गई है। एक विसंगति जो हो गई थी 6th पे कमीशन के रिपोर्ट के बाद, उसमें उसको दूर किया गया है। जी। मैं मिसाल के तौर पे कहूंगा, जैसे जब ये एक इसमें 6th पे कमीशन के बाद वेतन के कई बैंड्स बना दिए गए थे।
मसलन एक बैंड 4 है जो लेफ्टिनेंट कर्नल से लेकर मेजर जनरल तक के रैंक्स को कवर करता है और बहुत बड़ा बैंड है। तो इसमें पेंशन के बारे में यह था कि इसका मिनिमम ऑफ द बैंड जो है वहां पर फिक्स होगी, पर एक्चुअली जो मंशा थी और जो इस निर्णय से जिसको दूर किया गया है वो उस बैंड के अंदर फिटमेंट करके वो पेंशन फिक्स करी जाएगी। तो इससे ये एक पुरानी डिमांड थी भूतपूर्व सैनिकों की, उसको दूर जरूर किया गया है। इसके अलावा जो कुछ फैमिली पेंशन में और कुछ जो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से जो उनके डिपेंडेंट हैं उनको अगर आवश्यकता है उसके लिए फैमिली पेंशन इत्यादि जो बढ़ाई गई है, ये एक बहुत ही अच्छे कदम है और इससे जरूर जो छोटे सैनिक हैं, बाकी रैंक्स के सैनिक हैं, उनको इससे जरूर फायदा होगा। जी जी, अजय प्रसाद जी मैं लौटूंगा आपके पास। अफसर करीम साहब, अजय प्रसाद जी भी ये मान रहे हैं कि कुछ विसंगतियां हैं, शायद कुछ और क्लैरिटी की ज़रूरत है। अभी जब डिटेल में नोटिफिकेशन आएगा तो शायद ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, लेकिन वो इस बात का स्वागत कर रहे हैं कि जो फैमिली को पेंशन का सवाल है या जो मेंटली चैलेंज्ड बच्चे हैं उनकी शादी के बाद भी उनको पेंशन, फैमिली पेंशन मिलती रहेगी। इसके अलावा जो डुअल पेंशन का सवाल है, क्योंकि कई बार सैनिक 40-45 की उम्र में रिटायर हो जाते हैं, वो सिविल सेक्टर में नौकरी करने लगते हैं, उनको वहाँ से तनख्वाहें मिलती हैं, तो एक तरह से प्रोत्साहन देती है ये जो आदेश है सरकार का। ये बहुत बड़े कदम है, ये अच्छे कदम है, मैं इस बात से सहमत हूँ और ये सैनिकों के लिए बहुत मददगार साबित होंगे, खासकर उनकी फैमिली और डिपेंडेंट, वो बुरी हालत में अभी तक जी। और लेकिन जो चीज़ें नहीं क्लैरिफाई हैं उनको जल्दी क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि जितना दिन आप पेंडिंग रखेंगे उतना दिन तमाम किस्म के ख्यालात लोगों के दिल में आएंगे और तमाम तरह से ओपिनियन बनेंगे और मीडिया उसको लेके आगे बढ़ेगा। तो एटमॉस्फेयर क्रिएट करने से पहले बिल्कुल क्लियर कर देना चाहिए। अजय प्रसाद जी शायद एक जो ऑफिसर्स के डिफरेंट बैंड्स की बात कर रहे थे, रैंक्स की बात कर रहे थे, इसमें किस तरह की डिमांड्स हैं बेसिकली? वो इतना बड़ा बैंड बना के और मेजर जनरल से लेकर नीचे तक वही रहे और उसमें मिनिमम और मैक्सिमम और पता नहीं क्या कॉम्प्लिकेशन है, वो किसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं था। उसको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करना आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। और जो लोग मेजर जनरल या ब्रिगेडियर रिटायर होते हैं वो ज़्यादा दिन सर्विस करते हैं, वो रैंक उनका हायर होता, पे हायर होती, तो बैंड में इतना फ़र्क नहीं है, कुछ गड़बड़ सड़बड़ है, तो उसको ठीक करने की ज़रूरत है। रंजीत कुमार जी, आप क्या मानते हैं कि जो सरकार ने, जैसा कि अभी हम कह रहे थे कि जो डुअल पेंशन का सवाल है या फैमिली पेंशन का सवाल है या उसके अलावा जो मेंटली चैलेंज्ड बच्चे हैं उनको शादी के बाद भी पेंशन मिलती रहेगी, ये स्वागत योग्य कदम है, लेकिन अभी भी वो जो ऑफिसर्स के बैंड की बात है उसको बहुत बड़ा रखा है, उसको शायद सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। क्या वो संभव है सरकार के लिए? बहुत मुश्किल काम नहीं है? देखिए, सरकार पर जो सबसे बड़ा बोझ है फाइनेंशियल एलोकेशन का, और इसी कारण सरकार अब तक इस फैसले से बचती रही है, लेकिन सरकार पर दबाव इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि अंततः सरकार को जो जेन्युइन ग्रीवांसेज हैं, जो जायज़ शिकायत है पूर्व सैनिकों की, उसको मानना पड़ा है। लेकिन लगता है कि वित्तीय बोझ को देखते हुए सरकार ने ये जो बैंड का जो एक विसंगति बनी हुई है, शायद अगर उसको मान लेते, उसको दुरुस्त करते तो और ज़्यादा फाइनेंशियल एलोकेशन करना पड़ता। तो इसलिए सरकार लगता है सरकार ने उससे बचने की कोशिश की है। अजय प्रसाद जी, आपके पास आना चाहेंगे। क्या जो आपने खुद जो सवाल उठाया, आमतौर पर जो जब पूर्व सैनिक अपना आंदोलन चला रहे थे तो उनका एक एलिगेशन ये भी था कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो कहीं ना कहीं रोड़ा बनती है और इसलिए वो सरकार के सामने जो मांग रखते हैं उनकी मांग पूरी नहीं होती है। जो सिंप्लीफिकेशन की बात है, ऑफिसर्स के बैंड की जो बात हो रही है कि उसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, वो कितना मुश्किल या आसान है सरकार के लिए उसको करना? देखिए, मैं इससे रक्षा सचिव रह चुका हूँ, मैं ये नहीं मानता कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो एक रोड़ा बन के किसी तरह इसको करती है। हो सकता है कई बार जो सोच है उसमें थोड़ा सा अंतर हो, पर ये जो बैंड्स बने थे ये किसी सरकारी माध्यम से नहीं बने थे, ये 6th पे कमीशन ने बनाए थे, जो कि एक अलग एक एंटिटी बनी थी
और अब उसमें उसके बाद ये विसंगतियां दूर करने के लिए राज्यसभा के पिटीशन कमेटी की रिकमेंडेशन पर कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी और उन्होंने उस पर विचार करके ये फैसलों की सिफारिश करी थी कैबिनेट को, और एक बहुत बड़ी विसंगति जो थी वो इससे दूर करी गई है। पर मैंने कहा कि इस समय जितना हमें सूचना मिली है, जो मीडिया में रिपोर्ट्स देखी हैं आज सुबह अखबारों में, इसमें उससे ऐसा नहीं लगता कि वन रैंक वन पेंशन की डिमांड पूरी तरीके से मीट हुई है। जी, लेकिन अब यहाँ पर अफसर करीम साहब मौजूद हैं, वो उनका ये कहना है कि इस मांग को जितना जल्दी हो सके, जितना इसमें क्लैरिटी लाया जा सके वो बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज ये जो कन्फ्यूज़न है इससे और मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। मीडिया इसको आगे लेके बढ़ेगा और जो एक अच्छा कदम बढ़ाया है सरकार ने, एक पॉजिटिव कदम बढ़ाया है, उससे जो एक सेटिस्फैक्शन आना चाहिए पूर्व सैनिकों में, वो आने की बजाय उसका नुकसान हो सकता है। मेरा मत ये है कि ये खाली मसला जो है क्लैरिफिकेशंस का नहीं है, इसमें कुछ सरकार को अहम निर्णय और करने पड़ेंगे। जहां तक मुझे स्मरण है कि एक बार ये आंकन किया गया था कि अगर पूरी वन रैंक वन पेंशन को लागू करना है तो शायद फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस जो उसकी थी वो 24-25 हजार करोड़ रुपए की थी, पर ये जो अभी आज मीडिया में है कि 2300 करोड़ की इम्प्लीकेशन इस निर्णय की है, तो इसलिए लगता है कि इसमें अभी काफी चीजें बची हैं। जी, अजय प्रसाद जी, आप भी हमारे साथ बने रहिए, बाकी मेहमान भी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इस बहस को और आगे बढ़ाएंगे। देश देशांतर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं सरकार ने जो फैसला किया है पूर्व सैनिकों को समान रैंक और समान पेंशन देने का। अफसर करीम साहब, अभी अजय प्रसाद जी कह रहे थे कि इस बात में कोई डाउट नहीं है कि जो एक मांग चल रही थी पूर्व सैनिकों की, सरकार ने एक बहुत ही सकारात्मक कदम उठाया है। पूर्व सैनिकों के परिवार जो हैं उनको इससे राहत मिलेगी, लेकिन साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि अभी भी अहम फैसले लेने की ज़रूरत है, सिर्फ क्लैरिफिकेशन का सवाल नहीं है। उनका ये कहना है कि एक आकलन था कि करीब 25,000 करोड़ रुपए की शायद और एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ेगी अगर इसको ढंग से लागू किया जाए। अभी सिर्फ 2300 करोड़ रुपया सरकार ने एलोकेट किया है। सरकार के हालत अगर देखें, अभी आर्थिक स्थितियों को अगर देखें, तो शायद सरकार के लिए उतना पैसा अभी स्पेयर करना मुश्किल होगा सेना के लिए। नहीं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं वो कि इसमें बहुत अहम चीज़ें दुरुस्त करना पड़ेंगी, सिर्फ क्लैरिफिकेशन से काम नहीं चलेगा। अभी जहाँ तक खर्चे का सवाल है, तो आप कोई चीज़ भी करते हैं उसकी कीमत आपको देना होती है। अगर वो कीमत कंट्री के लिए ज़रूरी है तो आप देते हैं, हर जगह देते हैं, बाहर भी आप उड़ान करते हैं, लोगों को अंदर भी करते हैं। तो ये गवर्नमेंट को जज करने की ज़रूरत है कि ये कितना इसका असर पड़ेगा फ़ौज की हालात पे और कितना ज़रूरी है कि उनको सेटिस्फैक्शन पहुँचाया जाए। अगर आप उनको निगलेक्ट करेंगे तो और जो नुकसान हो सकते हैं उसके बारे में सोचना चाहिए। ये सिर्फ ब्यूरोक्रेसी का सवाल नहीं है, ये सिर्फ सवाल नहीं है कि ये एक पॉलिटिकल डिसीजन है और ये पॉलिटिकल डिसीजन सरकार को लेना है, और जितना आप डिले करेंगे उतना डिससेटिस्फैक्शन बढ़ेगा। रंजीत कुमार जी, जो अजय प्रसाद जी भी कह रहे थे, अफसर करीम साहब भी कह रहे हैं कि ये बात सही है कि आपका फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा है। आप खुद कह रहे थे कि आर्थिक हालात शायद वैसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्च सरकार कर सके, लेकिन उसके बावजूद एक सकारात्मक कदम उठाया है। अभी डिफेंस की जो स्टैंडिंग कमेटी है, संसदीय स्थायी समिति है, उसकी एक रिपोर्ट आई थी सैनिक स्कूल्स में के हालात पे, और उसमें एक उनका ऑब्जर्वेशन ये भी है कि सैनिक स्कूल से पढ़ के भी लोग सेना में नहीं जाना चाहते हैं, दूसरे तबकों से भी समाज के सेना में नहीं जाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो बात अफसर करीम जी की बात से जुड़ती है कि अगर आप वो सब सुधार नहीं करेंगे, उस तरह के कदम नहीं उठाएंगे, तो जो नौजवान हैं वो सेना की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं। कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप जो अजय प्रसाद जी कह रहे हैं कि कई अहम फैसले लेने हैं वो सेना के लिए जो सरकार को लेने चाहिए? देखिए, सेना में जो रिटायरमेंट की जो उम्र होती है दूसरे नौकरियों से कम होती है,
जो खास करके जो साधारण जवान होते हैं 38 या 42 साल की उम्र में रिटायर कर जाते हैं, और जो ऑफिसर कैडर के 54 साल के ऊपर रिटायर करते हैं, तो और जबकि सामान्य नौकरियों में 60 साल के ऊपर। तो ये जो पहले रिटायर कर जाते हैं तो उनकी जो बाकी अवधि है काफ़ी एक्टिव लाइफ उनकी होती है, और उस दौरान घर पर रिटायर बैठे रहें तो उनके लिए ठीक नहीं होता। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि किस तरह से रचनात्मक उपयोग उनका किया जाए, और यदि उन्हें घर पर बैठे रहना है तो उनका किस तरह से जो फाइनेंशियल जो कंपनसेशन उन्हें मिलना चाहिए, इस बारे में भी सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। तो मेरा मानना यह है कि या तो उन्हें एक वैकल्पिक रोजगार, एक अच्छा रोजगार वैकल्पिक सरकारी क्षेत्र में भी मिले या कहीं भी मिले, उसकी भी व्यवस्था करने के लिए विभिन्न जो क्षेत्र हैं सरकार के या प्राइवेट सेक्टर के, उनसे बात करनी चाहिए, ताकि इस तरह की समस्या जो रिटायर करने वाले सैनिक हैं या जो ऑफिसर कैडर के जो सैनिक हैं, उनकी ये समस्या दूर हो। अजय प्रसाद जी, हमारे मेहमानों से हम यहाँ बात कर रहे थे कि जो सेना पे पैसा खर्च होना, ये बात सही है कि सरकार अभी भारी आर्थिक घाटे का सामना कर रही है, आर्थिक हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। वैसे में अगर 2300 करोड़ रुपए भी सरकार खर्च करने का फैसला करती है तो ये स्वागत योग्य कदम है, लेकिन आपका कहना था कि अहम फैसले करने होंगे, और अफसर करीम साहब यहाँ पर कह रहे हैं कि ये आपको देखना होगा कि ये एक तरह से इन्वेस्टमेंट है। सेना पे अगर आप पैसा खर्च नहीं करेंगे तो उसके दूसरे नुकसान हो सकते हैं। कितने सहमत हैं आप इस बात से? नहीं, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि हम कई वर्षों से देख रहे हैं कि सेना में लोग अब आना कम पसंद कर रहे हैं, और दूसरे जो अब सिविल क्षेत्र में, बिजनेस में और क्षेत्रों में जो अब अवसर खुल रहे हैं जिसमें कमाई भी ज़्यादा है, उसकी तरफ लोग ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। तो सेना को अगर हमें अपने यंग लोगों के लिए पहली चॉइस का कैरियर बनाना है, तो ये कई जो इस प्रकार की जो समस्याएं हैं उनको दूर करना पड़ेगा। और अभी जैसे बोला गया कि सेना में सेवानिवृत्ति की जो आयु होती है वो बाकियों जगहों से कम होती है, जो स्वाभाविक है क्योंकि सेना को फिटनेस वगैरह पे उस पे ये रहना है। पर उनको दूसरी जगह रिटायरमेंट के बाद सिविल क्षेत्र में फिर से अपनी आमदनी बनाए रखने के लिए, अपनी कमाई करने के लिए उनका दोबारा प्रशिक्षण आवश्यक है। उनको इस लायक बनाना है कि वो दूसरे प्रोफेशंस में जाकर अपना कर सकते हैं। तो उसके लिए उनको, और जिसमें सरकार ने कई कदम उठाए भी हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्सेज, बाकी चीजों के कोर्सेज उनको कराए जाते हैं, ताकि वो अपना या तो अपना कोई उद्योग या अपनी कोई बिजनेस इत्यादि शुरू कर सकें, या कंपनीज में और प्राइवेट सेक्टर में नौकरी पा सकें। तो ये इस प्रकार के, पर जो लोग नहीं करना चाहते उनकी पेंशन इतनी होनी चाहिए कि अगर वो न काम करना चाहें तो अपने गुजारा आराम से वो कर सकें। जी अजय प्रसाद जी, आपने जो कहा कि सरकार ने कुछ कदम उठाए भी हैं और कदम उठाए जाने की जरूरत है, लेकिन पिछले दिनों इस तरह की बहस शुरू हुई और ये सेना के शीर्ष अधिकारियों से भी इस तरह के इंडिकेशंस आए कि चाहे पॉलिटिकल लीडरशिप की बात हो, पॉलिटिकल लीडरशिप से शायद उनको इतनी शिकायत नहीं है जितनी ब्यूरोक्रेसी से है। राज्यसभा की या पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसकी रिकमेंडेशंस आती हैं, लेकिन उसके बावजूद जब पॉलिसी बनाई जाती है या अहम फैसले लिए जाते हैं सेना से संबंधित, तो उसमें सेना के प्रतिनिधियों को उस तरह से शामिल नहीं किया जाता है और ब्यूरोक्रेसी फैसला करती है। पूर्व सैनिकों का भी ये शिकायत है। तो ये शिकायत कितनी जायज़ है, और दूसरा जिस बात पर आप भी जोर दे रहे हैं कि क्योंकि सैनिक जल्दी रिटायर हो जाते हैं, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए या उनको और बेहतर वो कमाई कर सकें, जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है वो देखते हैं कि दुनिया में जब वो वापस आते हैं सेना से, लोग भारी कमाई कर रहे हैं, बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। तो क्या ये सोच सरकार या ब्यूरोक्रेसी के लेवल पर चल रही है, जो बात आप कह रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल ये चल रही है कि सेना के प्रतिनिधि हैं, उनको पॉलिसी मेकिंग में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाए। और जो 2001 में जो कारगिल कमेटी रिपोर्ट के बाद जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना था, उसने कई ऐसे निर्णय लिए थे
जिसमें डिसीजन में रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द डिफेंस मिनिस्ट्री बहुत हद तक हुआ और उसमें सेना को एक उसके साथ मिनिस्ट्री के साथ जोड़ने के कई कदम उठाए गए, जिससे डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी मेकिंग में भी सेना के प्रतिनिधियों का भी एक अहम भूमिका उनकी आए। जी जी। अफसर करीम साहब, अजय प्रसाद जी ने कारगिल कमेटी की बात की, उसकी रिपोर्ट को लेकर अभी भी मुझे लगता नहीं कि उसकी रिकमेंडेशंस को लागू किया गया है। ये जो एक शिकायत है, सेना के शीर्ष स्तर से भी कई बार इस तरह के सिग्नल आते हैं कि उनको विश्वास में नहीं लिया जाता, उनको पॉलिसी मेकिंग के जो प्रोसेस है उसमें शामिल नहीं किया जाता है। कितनी जायज़ है ये शिकायत? ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो फैसले फौज के लिए हैं, फौज को इफेक्ट करते हैं, चाहे वो लड़ाई के बारे में हो, चाहे वो हथियार के बारे में हो, चाहे वो पेंशन के बारे में हो, चाहे वो मोराल के बारे में हो, तो उनको कंसल्ट करना ज़रूरी है। हमारे प्रोसीजर्स ऐसे हैं कि उसमें नहीं शामिल है, वो पे कमीशन में नहीं शामिल है। तो ये सब बातें जो हैं ये दूर करने की ज़रूरत है। इसमें कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं कि ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही है और को पॉलिटिकल क्या कर रहा है। ये कंट्री के वेलफेयर के समान, ये कंट्री की वॉर प्रिपेयर्डनेस के लिए है, तो ओवरऑल सिक्योरिटी के लिए ये आपको ज़रूरी है कि इसके ऊपर ध्यान दें। लेकिन कुछ ऐसा है क्योंकि फ़ौज जो है वो एक पीछे रहती है, बैकग्राउंड में बाहर आके डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकती, डिमांड नहीं कर सकती। वो तो सिर्फ एक्स सर्विसमैन कुछ करते हैं, वो भी बहुत कम, हम लोग जाना पसंद नहीं करते इस काम में। तो गवर्नमेंट को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये फ़ौज एक ऐसी नौकरी है जिसमें क्या आप सर्विस में कम रहते हैं, रिटायरमेंट में ज़्यादा रहते हैं जी, क्योंकि 90% ऑफिसर्स और जवान बिल्कुल यंग रिटायर होते हैं। तो अब वो उस वक्त दूसरा जब सिविल में पे पूरी पा रहा होता है, क्योंकि वो रिटायर नहीं होता, आप फौज को रिटायर कर देते हैं और उसकी पे आधी से भी कम हो जाती, तो उसका कॉम्पेंसेशन क्या है, ये गवर्नमेंट को सोचने की जरूरत है। रंजीत कुमार जी, क्या सरकार के स्तर पर ये सोच चल रही है, क्योंकि ये बहस अब कुछ पुरानी हो चली है कि जो सेना से संबंधित फैसले हैं उसमें सेना की भूमिका बेहद कम है? सही बात है। सेना से जिस स्तर पर और जिस तरह की सलाह ली जानी चाहिए वो नहीं ली जा रही है। लेकिन कुछ सालों पहले सरकार ने सेना और नौकरशाही के बीच, या राजनीतिक जो नेतृत्व है और सेना और नौकरशाही के बीच तालमेल बनाने के लिए एक इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एकीकृत रक्षा मुख्यालय बनाया, ताकि तालमेल तीनों के बीच एक अच्छा बन सके। लेकिन मेरा मानना है कि अभी तक उस स्तर का तालमेल नहीं बन पाया है जिस सोच के आधार पर ये एकीकृत मुख्यालय बनाया गया था। केवल नाम हो गया रक्षा मंत्रालय का एकीकृत मुख्यालय, लेकिन अभी भी नौकरशाही और फौज के बीच जो दूरी है वो बनी हुई है। अजय प्रसाद जी, अभी भी सेना और जो ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाही कह लें या राजनीतिक नेतृत्व है, उसके बीच एक दूरी है, बेहतर कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। जी हाँ, मैं मानता हूँ कि इसमें और इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, उसमें कोई दो राय हो नहीं सकती। पर मैं जो पहले आपसे निवेदन कर रहा था वो ये कर रहा था कि पिछले 10 साल में काफ़ी स्थिति में अंतर भी आया है। और जैसे ये इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स की बात करी गई है, इसमें काफ़ी हद तक ये एक इंटीग्रेशन हुआ है। और जैसे प्रोक्योरमेंट है, उसमें प्रोक्योरमेंट के लिए जो एक पूरा एक्विजिशन विंग बना मंत्रालय में, उसमें सेना अधिकारी जो हैं वो टेक्निकल इवैल्यूएशन वगैरह का काम जो है वो सारे सेना अधिकारी करते हैं। जो किसी बड़ी खरीद का जो प्रपोजल बनता है वो सेना के अधिकारी करते हैं। तो इस हद तक काफी इसमें उनको जो स्थिति है वो बेहतर हुई है, कोऑर्डिनेशन बढ़ा है। पर हाँ, ये मैं मानता हूं कि इसको और आगे ले जाने की आवश्यकता है। तो आप भी मानते हैं कि और सुधार की गुंजाइश है और बेहतर कोऑर्डिनेशन हो सकता है? इस बहस को हम और आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन हमारे पास समय की कमी है। अफसर करीम साहब आपका, रंजीत कुमार जी आपका, अजय प्रसाद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस बहस में हिस्सा लेने के लिए। तो कुल मिलाकर सरकार के इस फैसले से 21 लाख से ज़्यादा पूर्व सैनिकों को फ़ायदा होने की उम्मीद है, लेकिन हमारे मेहमान ये भी मानते हैं कि अभी सरकार को कुछ और क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है, कुछ और अहम फैसले लेने की ज़रूरत है, और सेना के आधुनिकीकरण को लेकर कुछ और फैसले लेने में सेना की और भूमिका बढ़े, इसको भी इंश्योर करने की जरूरत है। देश देशांतर को आज यहीं विराम देते हैं। कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।